1987 में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 के द्वारा स्थापित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में शासन द्वारा वित्तहीन मान्यता प्रदान की गई थी। लगभग 38 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वह तथाकथित अंतरिम व्यवस्था का अभी तक कायम रहना दुनिया में आश्चर्य के रूप में आज भी प्रचलित है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक पूर्ण योग्यता धारण करते हुए राष्ट्र निर्माण की भूमिका और बेरोजगार के प्रतिमूर्त के रूप में इस सरकार में भी असहाय एवं मजबूर है। नाम मात्र के वेतन पर काम करने के लिए बाद इन शिक्षकों के अभी तक कोई सेवा नियमावली भी लागू नहीं की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के आदेश के उपरांत भी कल्याणकारी सरकारें अभी तक प्रभावी नहीं कर पाई। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इन शिक्षकों पर लागू न किए जाने के परिणामस्वरूप कई परिवार भूख से अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। शासन और सरकार के संज्ञान में निश्चित रूप से जरूर आया होगा, लेकिन कोई भी सहायता इन शिक्षकों को नहीं दी गई। फलस्वरूप शिक्षक समुदाय इस आजाद देश के कल्याणकारी राज्य में अपने आप को द्वितीय स्तर के नागरिक से भी बदतर स्वीकार कर लिया है। न रहने का ठिकाना, न भोजन का प्रबंध, न दवा की व्यवस्था। शिक्षक और उनका परिवार जिंदा रहने के बजाय आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि भारी संख्या में तत्समय से कार्यरत शिक्षक सेवानिवृत्ति हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। ऐसे परिस्थितियों में बुद्धिजीवियों, अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक है। प्रदेश के शिक्षकों द्वारा चारों ओर इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार सेवा नियमावली बनाने और समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रदान करने की मांग की जा रही है। अतः इस लोक मत के सुनिश्चित पर सदन के माध्यम से हम जो है वक्तव्य की मांग करते हैं और आज का कार्य इस पर चर्चा कराने के लिए स्थगित करने की मांग करता हूं। मान्यवर, यह ऐसा प्रकरण है कि 1947 में जो 1987 में जो सरकार इस प्रदेश में थी, उस सरकार ने केवल 2 वर्ष के लिए अंशकालिक शिक्षक की व्यवस्था के तहत स्ववित्त पोषित योजना लागू की थी और 1987 से लेकर के आज तक वह व्यवस्था इस लोकतंत्र के में, इस कल्याणकारी राज्य में आज भी विद्यमान है और उनकी संख्या इतनी हो गई है कि प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था 75% से अधिक उनके जिम्मे हो गई। लेकिन मानवीय स्थिति यह है कि जिस सरकार ने लागू किया वह इस प्रदेश में फिर वह सरकार आई नहीं। 79 में दूसरी सरकार आई। उस सरकार ने और उससे 2 कदम आगे होकर के ऐसा कार्य किया कि पूर्ण विद्यालय संचालित करने की मान्यता प्रदान करने लगे। उसके बाद जो भी सरकारें आई मानवर, यहां तक कि एक पन्ने कागज पर भी जो है मान्यता 94 में रिलीज होने लगी। ये राष्ट्र निर्माण के दायित्व की भूमिका का निर्वहन करते हैं शिक्षक। ये शिक्षक अपने लिए वेतन की मांग जहां करते हैं, वहीं आज तक सेवा नियमावली न बनने के कारण अपने को समाज में दूसरे नंबर के नागरिक के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं। इन परिवार के बच्चे भी सोचते होंगे कि हम किस परिवार में आकर के जन्म ले लिए।
माँ बाप जो वृद्ध हो चुके वो अभी कोसते होंगे कि हमने कैसा पुत्र पैदा कर दिया कि जिसको आज तक कोई वेतन तो कौन कहे, सेवा सुरक्षा भी नहीं मिल रही है। और गजब तो यह हो जाता मान्यवर कि लोकतंत्र पे सारे राज करने वाले लोग जो ये कहते हैं कि 75 वर्ष में जो नहीं हुआ, 70 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हमने कर दिया। लेकिन नेता सदन, इन शिक्षकों के संबंध में क्या किया गया? ये सेवा निभावनी तत्व तो नहीं बनी। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह रहा हूं, केवल 10 अगस्त 2001 के एक पन्ने के शासनादेश के अलावा इस प्रदेश में तमाम रंग की सरकारें आई। कोई यह नहीं कह सकता कि हम नहीं आए, यह देश के, इस प्रदेश की जनता ने मुझे राज करने का अधिकार नहीं दिया, सबने राज किया। लेकिन इन शिक्षकों के संबंध में किसी ने कोई एक भी जो है कहीं भी ख्याल नहीं किया, कहीं भी मतलब सोच नहीं रखी। वह भी मान्यवर कोरोना काल, जहां सरकार ने प्रवासियों को जो दूसरे प्रदेशों में थे उनको ला करके अपने घर पहुंचाया, उनको स्वस्थ रखने के लिए उनको अलग से विद्यालयों में रोक करके, उनको 1 हफ्ते 10 दिन रोक करके उनको कोरोना मुक्त कराने का प्रयास किया, दवा दिया, पूरे परिवार को राशन दिया गया, पूरी सहायता की गई, दवा की, भोजन की। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे गुहार कर रहा हूं मान्यवर, एक भी वित्तहीन शिक्षक के परिवारों को, शिक्षकों की कोई ख्याल नहीं रखा गया, कोई कहीं पूछ नहीं हुई। स्थिति यह हो गई कि वह न तो विदेशी हैं, न तो वह देशद्रोही है, न वह अपराधी हैं, वह राष्ट्र निर्माण के दायित्व की भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, संविधान की धारा 31 में उल्लेखित है समान कार्य। हमारा बहुत बड़ा संविधान है, विराट संविधान। हमारे देश की सरकारें भी, हमारे प्रदेश की सरकार भी बड़ी मजबूत है, बड़ी कठोर निर्णय और कल्याणकारी निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं इन वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए क्यों नहीं किया, कौन सा गुनाह है उनका, उनको क्यों दूसरे नंबर का नागरिक बना दिया गया? माननीय सभापति जी, आज भी 26,000 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो शुरुआती दौर से नियुक्त हैं वह सेवानिवृत्ति के कगार पर हो रहे हैं या कोई सेवानिवृत्त हो रहा। लेकिन मान्यवर, बार बार आपने कई बार इसकी चर्चा कराई। मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कहा कि इस समस्याओं के लिए माननीय नेता सदन, शिक्षक विधायक, स्नातक विधायक को बुला करके इस समस्या का समाधान कराए। इसके पहले भी जो पहले की जो भी सरकार एक के नेता सदन थे और शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास अखबारों में तो छपा, लेकिन हमारे शिक्षकों के बीच में कुछ नहीं गया। मानो कुछ नहीं गया, केवल अखबारों में छपा। हमारे नेता सदन जो मौजूदा है आज किन्हीं कारण से नहीं है, हमारे वो नेता सदन की कुर्सी पर सिंह साहब बैठे हुए हैं।
क्या यही कल्याणकारी सरकारों का दायित्व है कि किसी शिक्षक के कर्मचारी की सेवा नियमावली तक न हो, उससे कोई पूछ न हो, कोई खबर लेने वाला न हो, उसके बच्चे एक बिस्कुट के लिए माननीय सभापति जी असहाय होकर के कहना पड़ता है कि वह मोहताज होते हैं, अपने बीमार परिवार के लिए एक पैरासीटामॉल भी नहीं ले जा सकते। एक सरकार थी, उन्होंने 200 करोड़ रुपया व्यवस्था किया था और किया था, वह 1000 से कम अध्यापक को वेतन मानदेय के रूप में था। और विडंबना यह थी कि उस अल्प जो मानदेय देने के लिए पूरा बजट भी खर्च नहीं हुआ। हुआ क्या, जब दूसरी सरकार वर्तमान सरकार आई तो उसने कहा कि क्योंकि उसमें लिखा था कि यह इसको हाँ इसको दृष्टांत न माना जाए। अब मिल गया बड़ा हथियार मानकर, मिल गया बड़ा हथियार और उस पर लगा दिया गया। हमारे मंत्री जी बैठी हैं, लगा दिया कि वो अभी समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि बड़ा इसमें दोष है, हम और बेहतर करेंगे। और बेहतर के लालसा में शिक्षकों ने मदद किया, फिर सरकार बने। लपटे मंजिल रहनुमाओं को मिली, हम तो बातों बातों में बहलाए गए और ऊपर उठ गए बख्शीश के हाथ जब दुआ के हाथ फैलाए गए। मतलब यह परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के आधार पर क्या यह प्रदेश का उच्च सदन, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके पीठासीन आप हैं मान्यवर, क्या उनके प्रति कोई न्याय का आदेश, कोई सरकार के द्वारा उनके साथ न्याय करने की स्वीकारोक्ति कुछ होगी? कुछ आश्वासन बनेगा माननीय शिक्षा मंत्री जी? अब समाप्त करिए त्रिपाठी जी। एकदम समाप्त कर दे रहे हैं। मैं आप कहें मैं तुरंत बजाता हूं। हाँ, मैं यह कह रहा हूं कि इस पर कुछ माननीय मंत्री जी आप भी कुछ विराट करो। शिक्षा मंत्री जी को मौका दीजिए। एकदम कर रहे हैं, लेकिन कहा तो लेने दीजिए, या तो कह लेने दीजिए कि आप कब बोलेंगी, आप कब अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी। अब वही है जो गांव गांव में कहा जाता है, जिसकी मैया राम रसोईया उसका पूत को सावन कल्प है। आप तो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्लू भाई भी आ गए, ये भी बहुत उसके समर्थक हैं कि नहीं वित्त विहीनों को कुछ मिलना चाहिए। हमारे सारे विधायक जो स्नातक के हैं, जो शिक्षक के हैं, सब पूरा सदन यह चाहता है। कोई कहते हम नहीं चाहते हो तो वही बता दे। क्यों तिवारी जी, आप चाहते नहीं चाहते? करिए त्रिपाठी, आप चाहते नहीं चाहते? बात करिए त्रिपाठी। तो माननीय यह जो है पूरे सदन का मत है कि इन शिक्षकों के संबंध में कुछ न कुछ आज आपके द्वारा और ये जो है नेता सदन हो सकता है। आज सिंह साहब नेता सदन के रूप में उन्हीं वित्तविहीन शिक्षकों के भाग्य से आए हों तो कुछ हो जाए तो बड़ी चिंता होगी। बहुत मैं इस पर बल देता हूँ और चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। ठीक है, माननीय मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय ध्रुव कुमार जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में इसे व्यक्त करने का प्रयास किया, लेकिन इन मार्मिकता के साथ साथ शेर और शायरी के साथ में इन्होंने पेश किया, इसलिए मामला थोड़ा हल्का पड़ेगा। अच्छा। मैं ये बताना चाहूंगी मान्यवर कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में दी गई व्यवस्था के अनुसार
वित्त विहीन विद्यालयों के प्रबंध तंत्र द्वारा नियोजित अंशकालिक शिक्षकों के वेतन एवं अन्य मदों पर आने वाला व्ययभार अपने निजी स्रोतों से वहन किया जाता है। ये व्यवस्था मान्यवर इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की है, उसकी व्यवस्था के अनुसार है। वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में शासनादेश दिनांक 10/8/2001 द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित हैं। वो ये है कि उक्त शासनादेश में यह भी प्रावधानित किया गया है कि वित्त विहीन शिक्षकों की परिलब्धियां न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों के उपबंधों में कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होगी। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है मान्यवर कि प्रबंध तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबंध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिया जाएगा। इसके साथ साथ शासनादेश दिनांक 5 सितंबर 2021 द्वारा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को प्रदत्त वेतन परिलब्धियों का भुगतान चेक द्वारा या उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। माननीय त्रिपाठी जी, ये अंशकालिक कार्य हाँ, जो 7 कैटे के अंतर्गत है। अभी 2 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि था कि सुसंगत धाराओं में इनको मान्यता दिया जाए, और वह वर्ष भर लटका रहा। बड़े जद्दोजहद के बाद वह मान्यता 7/4 में जारी हो गई। तो वो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 19 की धारा 7/4 है, उस तहत के उसी नियम के अंतर्गत प्रदेश के सारे विद्यालय जो है, जिनको सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है, सबको मिला है। अब यह जब 7/4 की मान्यता लागू कर दी गई तो यह क्यों अंशकालिक कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 21 में वह व्यवस्था नहीं थी। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम संशोधन अधिनियम 1987 में यह व्यवस्था आई। जिन अधिकारियों ने लिखा वो अपना ज्ञानवर्धन कर लें। यह है वो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1987 संशोधन अधिनियम 1987 में 7 कैटे की व्यवस्था हुई, और आपने पिछले 2 साल पहले 7/4 में मान्यता दिया मान्यवर। अब मान्यता दिया तो सारे विद्यालय सारे तो जब 7 कैटे का कोई प्राविधान नहीं रह गया। क्यों अब अंशकालिक कोई शब्द नहीं रह गया। लेकिन अब वही है, इन अधिकारियों को क्या कहा जाए? वही कहा जा सकता है कि बिगड़ जाती है जब मालिक की नियत, तो नहीं काम आती दलीलें और हुज्जत। माननीय सभापति जी, ये अधिकारी क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में कौन संशोधन हुआ? संशोधन तो हुआ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम संशोधन अधिनियम 1987 में। क्या 2 वर्ष पहले आपने 7/4 में मान्यता दिया था कि नहीं दिया था? जब कर दिया तो सारे लोग अब अंशकालिक कहाँ रह गया, कहाँ 7 कैटे रह गया। लेकिन आपके अधिकारी कुछ आप तो प्रभाव डालिए अपने अधिकारियों के ऊपर माननीय सभापति जी, कि इस तरह का बयान इस उच्च सदन में आप जैसे योग्य पीठासीन अधिकारी सभापति के सामने यह उद्धरण तो नहीं आए सदन में। यह तो सदन की अवमानना है। मैं आप नाम बताइए उन अधिकारियों के खिलाफ मैं विशेषाधिकार लगाऊं? ऐसा कैसे कर दिया गया? माननीय कोई न कोई सेवा नियमावली बननी चाहिए, और इनको संविधान की धारा 21 में व्यवस्था है कि समान कार्य के लिए समान वेतन।
कोई अधिकारी तो अंशकालिक हो ही नहीं रहा, कोई अधिकारी भी तो अंशकालिक होना चाहिए, वो अभी तो बिना वेतन को होना चाहिए कि खाली अध्यापक अंशकालिक रहेगा, मास्टर विहीन रहेगा। तो माननीय मेरे आपसे गुहार है, करबद्ध प्रार्थना है कि कुछ ऐसा निर्देश दें माननीय कि जिससे हमारे नेता सदन भी उदारता पूर्वक, हमारी शिक्षा मंत्री इस पर कुछ पहल करके उनके परिवारों को, जहां सूर्य की आज तक कोई किरण नहीं पहुंची है, वहां सूर्य की किरण पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी सब लोग बोलेंगे फिर नहीं फिर वही बात है, आपका संरक्षण चाहिए, बस एक इनको भी संरक्षण